Lewis dot structure. Lewis dot structure, also known as Lewis dot formula, Lewis dot structure, electron dot structure, or Lewis electron dot structure (LEDs) are diagram that shows the bonding between atoms of a molecule, as well as the lone pair of electrons that may exist in molecule. A Lewis structure can be drawn for any covalently bonded molecule as well as coordination compound. The Lewis structure was named after Gilbert N. Lewis, who introduced it in his 1916 article The Atom and Molecules. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक डायग्राम शो करता है दो एटम के बीच मॉलिक्यूल का जो एटम होता है उसके बीच बॉन्डिंग शो करता है डायग्राम के द्वारा, और लोन पेयर को भी बताता है। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर गिलबर्ट एन लुईस के नाम पर इसका नाम पड़ा, उसने अपने एक आर्टिकल में 1916 में इसका जिक्र किया था। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम भी कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। लुईस डॉट फार्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। गिलबर्ट एन लुईस के नाम पर इसका नाम पड़ा, लिख दे रहे हैं यहाँ गिलबर्ट एन लुईस, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसी ने ये फार्मूला दिया था, तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किसी मॉलिक्यूल के बीच जो एटम्स होते हैं उनके बीच बॉन्डिंग कैसे होती है उसको डायग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। और जो लोन पेयर्स जो बच जाते हैं उस पर दो इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड के द्वारा भी इसको दिखाते हैं, बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों मिल करके बॉन्ड बनाएंगे, तो इस बॉन्ड को इस तरह से दिखाया जाएगा। और किसी एटम पर जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उनको डॉट के द्वारा दिखाते हैं ऐसे। तो आइए देखते हैं इसके जो की पॉइंट होते हैं, पहले उस की पॉइंट को हम देखते हैं, उसके बाद फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझा जाएगा। इसमें एक सेंट्रल एटम होता है और कॉर्नर एटम होता है। कॉर्नर एटम और सेंटर एटम, जैसे मान लीजिए ये एम है, एम से ये ए मालिक्यूल और ए मालिक्यूल ये एम से जुड़े हुए हैं, तो एम जो है सेंट्रल एटम कहलाएगा, और जिससे ये ए जुड़े हुए हैं ए एटम, ये कॉर्नर एटम कहलाएंगे। तो सेंट्रल एटम को हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंट्रल एटम है, और उसको सेंट्रल पोजीशन पर, किसी एटम को सेंट्रल पोजीशन पर हम पहचान करके कि ये सेंट्रल एटम है, उसको सेंट्रल पोजीशन पर हम कैसे रखेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम। रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम।
तो उसमें जो पहला रूल है, आप किसको सेंट्रल एटम मानेंगे, पहला उसका रूल ये है कि जो लीस्ट नंबर हो, लीस्ट नंबर, जो एटम सबसे कम नंबर में होंगे उनको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। अब जैसे इसमें A 4 है और M 1 है, तो M सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर हो वो सेंट्रल एटम होगा, या जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी लीस्ट हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की का पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट हो। या साइज में ये बड़ा हो, लार्जेस्ट साइज, जो एटम साइज में सबसे बड़ा होगा वो सेंट्रल एटम होगा। या फिर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो। तो सेंट्रल एटम हम उसको, सेंट्रल एटम पर हम उसको रखेंगे, या सेंट्रल एटम हम उसको मानेंगे जो सबसे कम तादाद में हो, संख्या में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लीस्ट हो, या जो लार्जेस्ट साइज हो, साइज में जो बड़ा हो, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, उसको हम सेंट्रल एटम मानते हैं। अब एक चीज़ और जो है याद रहे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकते हैं, कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे, ये याद रहे। और तीसरी चीज़ इसमें कि जो सेंट्रल एटम होते हैं वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना पसंद करते हैं, वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना पसंद करते हैं। तो अब जैसे सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं। और सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को पूरा करना चाहता है। कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी बॉन्ड बनाने की का जो पावर होता है, कितना बॉन्ड वो बना सकता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन की कोवैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता है। उसी तरह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होगी। तो ये ऑक्सीजन H मैक्सिमम 2 बॉन्ड ये बना सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी 2 होगी। बहुत से ऐसे एटम होते हैं जिनकी कोवैलेंसी वेरिएबल होती है, एक से ज़्यादा कोवैलेंसी होती है इनकी, मगर जो सेंट्रल एटम है वो एक से ज़्यादा तो होती है, मगर मैक्सिमम कोवैलेंसी को ये फुलफ़िल करना चाहता है सेंट्रल एटम। तो अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन की ये इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है, सल्फ़र की 6 होती है, नाइट्रोजन की 4 होती है, फास्फोरस की 5 होती है, और कार्बन की 4 होती है, और सिलिकॉन की भी 4 होती है। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 हो सकती है फ्लोरीन की। और इसके बाद जो की पॉइंट है वो ये है कि कार्नर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए।
ऑक्टेट मीन कॉर्नर एटम के बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए आपको मालूम है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए आखिरी ऑर्बिट में। बाकी जितने भी एटम हैं सबके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीट। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। और अगर हाइड्रोजन है तो इसका जो है डुप्लेट पूरा होना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा होना चाहिए, इसमें 8 पूरा होना चाहिए। और जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इसके बाहरी ऑर्बिट में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कॉर्नर एटम में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, मगर ये जो रूल है वो सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होगा। ये सेंट्रल एटम जैसे M है, इसके पास 8 से ज़्यादा हो सकते हैं कुछ केसेस में। अगर 8 से ज़्यादा इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो जाने से कोवैलेंसी, अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी फुलफिल हो जा रही है तो 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, ये बात। और दूसरी बात इसमें यह है सेंट्रल एटम के लिए कि ये मैक्सिमम कोवैलेंसी को हमने अभी बताया कि सेंट्रल एटम जो होता है ट्राई टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी को फुलफिल करना चाहता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी। 2-1 बातें और आप जान लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल्स हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक की पॉइंट ये है कि इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, इफ़ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हाइड्रोनियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है और NH4 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होगा। इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल। यहाँ देखिए लीस्ट नंबर ऑक्सीजन है O, तो ऑक्सीजन यहाँ सेंट्रल एटम हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन है तो ये कॉर्नर एटम हो जाएंगे। यहाँ लीस्ट नंबर नाइट्रोजन है, कम संख्या में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन जो 4 है वो कॉर्नर एटम हो जाएगा और ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर रहेगा, नाइट्रोजन पर रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर रहेगा। और अगर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पर रहेगा। इफ़ देयर बी निगेटिव चार्ज, इफ़ देयर बी निगेटिव चार्ज, it will be on corner atom। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये कॉर्नर एटम पर रहेगा। जैसे मान लीजिए NO3 पर नेगेटिव चार्ज है, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पर होगा। यहाँ सेंट्रल एटम देखिए सबसे कम संख्या में नाइट्रोजन है तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है तो ये कॉर्नर एटम हो जाएगा, और ये जो चार्ज होगा वो कॉर्नर एटम पर, मतलब किसी तीनों ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन पर चार्ज होगा माइनस। उसी तरह से
संख्या में कम है, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। जो 4 ऑक्सीजन है वो कॉर्नर एटम हो जाएगा। और जो 2 चार्ज है वो 2 चार्ज 4 ऑक्सीजन में से किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव चार्ज होगा। वही केस इसका है। कार्बन ये सेंट्रल एटम हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन के जो कॉर्नर एटम हैं उस पर से उनमें से किसी 2 ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बाहरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम के बाहरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, 3, 4, 5, 6। तो आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और कुछ सिंबल्स हम लिखेंगे जिनके बारे में आप ये जान जाइए कि V को हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और Q को हम लिखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या टोटल इलेक्ट्रॉन आप कह लीजिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने इसके एटम हैं, सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दीजिएगा तो वो Q आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। और Q का फार्मूला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये होगा, या टोटल इलेक्ट्रॉन, ये Q टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी शामिल होंगे और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है बाहर से, वो भी इसमें शामिल होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, वो माइनस करेंगे तो Q टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में देखिए, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Q जो हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। और अगर इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ जोड़ देंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ लिख दें नेगेटिव चार्ज। अगर 2 नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ करके बाहर गया। इस पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उनको आप निकाल दीजिए। तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस पॉजिटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो ये Q आ जाएगा। ये ठीक। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम या तो BPE लिखेंगे या BP लिखेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को VE लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को VE लिखेंगे। तो अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये जैसे मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाया है, तो अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जितने बॉन्ड होंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन,
तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2, नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ देखिए आपको एक एग्जांपल दे दूँ ठीक रहेगा। यहाँ मान लीजिए कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, ये इसे बॉन्ड बनाया है। तो ये बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड टोटल 4 है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 है और एक बॉन्ड में 2 है, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे निकालेंगे। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक M है, कोई सेंट्रल एटम, और इसके साथ मान लीजिए ये A लगा हुआ है। ठीक, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हम जोड़ लें, और प्लस चार्ज है कोई, तो प्लस चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गया है, तो जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस कर देंगे। निगेटिव चार्ज है तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना हम प्लस कर देंगे, देखिए निगेटिव चार्ज को प्लस किया गया है। तो टोटल Q हमको मिल जाएगा, Q। तो अब इस Q में से बॉन्ड पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुके हैं उनको अगर आप घटा दें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जो बचेगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Lp इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल वैलेंस, जितने स्पेसीज हैं, जितने एटम हैं, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है अगर तो वो माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे, तो वो Q होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए हैं उनको आप निकाल दीजिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो जो बच गया वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स दे करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझाएंगे, और तरह तरह के जो मालिक्यूल्स हैं, जो न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं, जैसे H2O है, और ऐसे मालिक्यूल जिन पर पॉजिटिव चार्ज है जैसे H3O, NH4, जो जिस पर नेगेटिव चार्ज है NO3 माइनस, SO4 -2, CO3, इन सब का हम एग्जाम्पल दे करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझाएंगे। अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू।